नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी एंड हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी थी। एंड दोस्तों, आज हम भारत की नदियां स्टार्ट करेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बट दोस्तों, आप जानते होंगे कि भारत की नदियों को याद करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसी वजह से मैं आपको एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से पढ़ाऊंगा, और जिससे कि आपको ये आसानी से समझ भी आ जाए और याद भी रखें और इसके इजीली क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकें। दोस्तों, भारत की नदियां समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा अपवाह तंत्र, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। दोस्तों, अपवाह तंत्र को नदी तंत्र भी कहा जाता है। इसको आप नदी तंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली रिलेटेड किससे है? नदियों से रिलेटेड है कि नदियों का उद्गम कैसे होता है, फिर वो किस किस क्षेत्र से जाती हैं, जो उनमें नदियां आकर के मिलती हैं वो उसकी सहायक नदियां कहलाती हैं या फिर ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। और अगर उनसे जो विच्छेदिका हो जाती है, यानी जो नदी उनसे अलग होकर के निकलती है, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। एंड देन फिर वो जाकर के कहाँ पे मिलती है? हर नदी जाकर के मिलती है समुद्र में। तो ये पूरा की पूरी जर्नी को क्या बोला जाता है? अपवाह तंत्र। अगर हम सिंपल एक एग्जाम्पल लें गंगा की, गंगा नदी दोस्तों देवप्रयाग में आकर के बनती है, ठीक है, क्योंकि गौमुख से दोस्तों निकलती है भागीरथी एंड केदारनाथ से आ रही होती है अलकनंदा। वे दोनों आकर के कहा मिलती है? देवप्रयाग में। एंड देवप्रयाग में मिलते ही आगे उसके गंगा नदी बहनी शुरू हो जाती है। देन फिर वो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में जाकर के उससे हुगली नदी विच्छेदित मतलब अलग हो जाती है, यानी उसकी वो डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है। देन फिर गंगा नदी आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के साथ मिलते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, और वहां पर सबसे बड़े डेल्टा का नाम यानी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों, ये तो हुई गंगा की बात, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सिर्फ आप अपवाह तंत्र समझ लीजिए कि अपवाह तंत्र बेसिकली है क्या। दोस्तों, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में दो तरह के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। पहला अपवाह तंत्र है दोस्तों हिमालय, यानी कि जो हिमालय से निकल रही है नदियां उनका। हिमालयन अपवाह तंत्र। एंड दूसरा है दोस्तों प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। दोस्तों, हिमालयन से जो नदियां निकल रही हैं, जैसे कि सिंधु नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, तो ये तीन अपवाह तंत्र हिमालय के पढ़ेंगे हम। तो इसमें कौन कौन सी हो जाएंगी? सिंधु, दूसरी हो गई गंगा, एंड तीसरी हो गई ब्रह्मपुत्र। इन तीन नदियों के हम अभी रिवर सिस्टम यानी नदी तंत्र पढ़ेंगे हिमालय से, क्योंकि ये सारी उद्गम कहां से होती है? हिमालय से होती हैं। ठीक है दोस्तों। एंड प्रायद्वीपीय, आप जानते हैं कि प्रायद्वीप किसको बोला जाता है? जो कि जो स्थल तीन तरफ से पानी से घिरा हो, है ना। आप जानते हैं हमारा भारत देश तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक साइड पे अरब सागर है, यानी अगर पश्चिम साइड की बात करें तो अरब सागर है। पूर्व साइड पे बात करें तो बंगाल की खाड़ी है, और साउथ यानी दक्षिण की बात करें तो इधर क्या है? हिंद महासागर है। ठीक है दोस्तों। तो अरब सागर एक साइड, बंगाल की खाड़ी एक साइड, हिंद महासागर एक साइड, यानी तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इसीलिए ये कौन सा भारत कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। और जो यहाँ पे नदियां बहती हैं उन्हीं को क्या वो किस तंत्र में आ जाएंगी? वो ही प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में आ जाएंगी। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में दोस्तों कौन कौन सी नदी आती हैं? प्रायद्वीपीय में आप पढ़ेंगे गोदावरी, दूसरी पढ़ेंगे नर्मदा, तापी,
कृष्णा, महानदी, कावेरी और एक और वैगाई। ये नदियां दोस्तों कहां पे आती है? प्रायद्वीप भारत में आती है, तो इसलिए ये प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, अब हम हिमालय से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, देन गंगा और उसकी सहायक नदियां, एंड देन फिर लास्ट में ब्रह्मपुत्र। उसके बाद फिर हम प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र स्टार्ट करेंगे, जिसमें ये सारी नदियां हम एक एक करके और इनकी सहायक नदी पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब सिंधु से स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी तंत्र, दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील से। ये दोस्तों तिब्बत चाइना में है, यहां पर मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील है यहाँ पर, कहां पे? तिब्बत चाइना। वहां मानसरोवर झील से दोस्तों 3 नदियां निकलती हैं, पहली सिंधु, दूसरी सतलज और तीसरी ब्रह्मपुत्र। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम सिंधु को देखते हैं। सिंधु नदी दोस्तों मानसरोवर झील से निकलती हुई जाती है लद्दाख में, यानी इंडिया में कहां से प्रवेश कर रही है? डेमचोक लद्दाख। डेमचोक लद्दाख से इंडिया में प्रवेश करती हुई देन ये इंडस नदी के तट पर ही दोस्तों लद्दाख की राजधानी जो कि लेह है वो स्थित है। लेह किसके तट पे स्थित है? सिंधु नदी के। देन वो सिंधु नदी क्या करती है? आगे बढ़ते हुए बलिस्तान पाकिस्तान के रास्ते होते हुए देन फिर पूरी पाकिस्तान में गिरती हुई कहां पे जाके गिरती है? अरब सागर में। क्लियर? तो सिंधु नदी कहां से निकली? मानसरोवर झील से। डेमचोक लद्दाख से इंडिया में प्रवेश करी, देन ले इसी नदी के तट पर स्थित है, देन बालिस्तान पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। क्लियर? ये हो गई दोस्तों इंडस नदी। अब दोस्तों हम एक और इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि जब भी दो नदी आपस में मिलती है तो उनमें से कौन सी नदी मुख्य होती है और कौन सी उसकी सहायक बनती है। तो इसका डिफरेंस आप इस तरह से लगा सकते हैं कि जैसे यहाँ पर इंडस से झेलम मिलती है या चेनाब मिलती है, ठीक है, लेकिन चेनाब जैसे आकर के मिली, लेकिन आगे जो नदी बढ़ी थी है वो इंडस ही बढ़ रही है, यानी सिंधु नदी ही बढ़ रही है। तो इन दोनों में डिफरेंस तब पता लगता है जब इनकी गहराई नापी जाती है, यानी जो नदी ज्यादा गहरी होती है वो नदी मुख्य नदी कहलाती है और जो कम गहरी होती है वो उसकी सहायक नदी कहलाती है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जहाँ पे ये मिल रही है सिंधु नदी और चेनाब नदी आपस में, तो वो वहां पर क्या चेनाब नदी कम गहरी है और सिंधु नदी ज्यादा गहरी है, तो इसी वजह से चेनाब नदी उसकी सहायक नदी है और सिंधु नदी मुख्य नदी के रूप में आगे बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, और जहां दो रिवर मिलती हैं उसी को हम प्रयाग नाम से जानते हैं, एंड देन फिर उसका डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है अकॉर्डिंग टू द रिवर। चलिए दोस्तों, अब इसकी सहायक नदियां और देख लेते हैं सिंधु नदी की। मुख्य 5 सहायक नदियां हैं दोस्तों सिंधु नदी की। सबसे पहली है झेलम। इसको आप एक पैटर्न से याद रख सकते हैं या छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हैं, जिस ट्रिक का नाम है सिज चेरस। सिज चेरस, ये है दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदियां। सबसे पहले सिंधु नदी हो गई सी से, झ से हो गई दोस्तों झेलम, च से चिनाब हो गई, रा से रावी हो गई, सा से सतलज हो गई, एंड सतलज में ही व्यास नदी आकर के पहले ही मिल जाती है पंजाब हरीके में आकर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी सारी नदियां हो गई किसकी? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां हो गई। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? सिंधु नदी तंत्र हो गया। ठीक है, हमने सिंधु नदी पढ़ ली, कहां से उद्गम हो रहा है और कहां जाकर के वो गिर रही है। ठीक है दोस्तों, और जहां नदी समुद्र में जाके गिरती है वही उसका मुहाना कहलाता है, यानी माउथ ऑफ दैट रिवर क्या कहलाता है? जहां पे वो आकर के समुद्र से मिल रही है वही उसका मुहाना कहलाएगा। तो हमें 2 चीज पर डिस्कस मेन फोकस रखना है। पहला कि वो उद्गम कहां से हुआ, यानी किस स्थान से वो निकली और कहां जाकर के वो मिली है। किसी दूसरी नदी से मिली है तो वो सहायक नदी बन जाएगी, अगर कोई मुख्य रिवर डायरेक्ट जाके समुद्र से मिल रही है तो वो मुख्य नदी हो जाएगी। क्लियर? तो सिंधु नदी हमने देख लिया, अब इसकी सहायक नदी देख लेते हैं। जो दूसरे नंबर पे कौन सी नदी है? झेलम। अब झेलम दोस्तों निकलती है बैरीनाग। बैरीनाग से निकलती है जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के बैरीनाग से निकलकर चेनाब पाकिस्तान में होते हुए चेनाब से जाकर के मिलती है। तो यानी उद्गम क्या है झेलम का? बैरीनाग जम्मू कश्मीर, और जाके किससे मिल रही है? चेनाब नदी से मिल रही है।
ठीक है, ये हो गई झेलम की बात। एंड दोस्तों झेलम के पास ही कौन सी झील है? वूलर झील, जो इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो झेलम का पानी उसमें भी जाता है, वूलर झील में। आगे बढ़ते हैं चेनाब। चेनाब दोस्तों निकलती है K12 लारा पास से, K12 लारा पास। हालांकि ये वहां से निकलती नहीं है, वहां पर दो नदियां आकर के मिलती हैं, एक तो चंद्रा और दूसरी भागा। तो इसलिए वे दोनों आकर के मिलती हैं, तो चंद्रभागा नाम के से एक नदी बनाती है, और उसी को ही हम चेनाब कहते हैं। यानी चेनाब का दूसरा नाम क्या है? चंद्रभागा, क्योंकि वो चंद्रा और भागा नाम की नदियों के मिलने से निकलती है। कहां से? K12 लारा पास, जो कि कहां पर है? ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश K12 लारा पास से किसका उद्गम है? चेनाब नदी का, जो कि किन दो नदियों से बन रही है? चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा से कौन सी नदी बन रही है? चेनाब, या चंद्रभागा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये उद्गम हो गया इसका। देन फिर ये क्या करती है? ये चेनाब नदी जम्मू कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए जाकर के सीधा किससे मिल रही है? सिंधु नदी से। ठीक है, एंड देन इसी बीच इसमें आकर के काफी सारी नदियां मिलती है। सबसे पहले झेलम मिलती है, देन फिर रावी मिलती है, उसके बाद सतलज मिलती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चेनाब नदी K12 लारा पास से निकलकर जम्मू कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए जाकर के सिंधु नदी से मिल रही है। तो यानी ये किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट चलते हैं रावी। रावी दोस्तों निकलती है रोहतांग पास से। रावी कहां से निकलती है? रोहतांग पास से। रोहतांग पास से निकलती है, या रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो कि कहां पे है दोस्तों? ये भी अगेन कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में ही है। रोहतांग दर्रे से निकल के रावी कहां पे जाती है? जाकर के पाकिस्तान होते हुए चेनाब से मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है दोस्तों सतलज। सतलज भी दोस्तों कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से। मानसरोवर से झील से निकल करके हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। कहां से? शिपकिला दर्रे से। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा है ना, जो जहां पे शिमला से चाइना में जाने वाली सड़क बनती है। ठीक है, तो शिपकिला दर्रे से अंदर हुई, एंड देन फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब होते हुए पाकिस्तान में जाकर के चेनाब से मिल गई। कहां पे? भीलवाड़ा में। ये भीलवाड़ा दोस्तों पाकिस्तान में ही है। भीलवाड़ा में जाकर के कहां पे मिल गई? चेनाब से। ठीक है दोस्तों, एंड इसी बीच जब सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में जाकर के पंजाब में जाती है, तभी इसमें आकर के कौन सी नदी मिलती है? व्यास नदी। व्यास नदी मिलती है दोस्तों। एंड ये व्यास जो नदी है, ये कहां से निकलती है? ये भी दोस्तों रोहतांग दर्रे से निकलती है, जहां से रावी निकल रही थी। लेकिन रावी नदी रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है, एंड व्यास नदी रोहतांग दर्रे के दक्षिण से निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिम से रावी हो गई, और दक्षिण से क्या हो गई? व्यास नदी हो गई। देन व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में जाकर के देन फिर पंजाब में जाकर किससे मिलती है? सतलज नदी से। एंड दोस्तों ये सतलज नदी और व्यास नदी जहां पर जाकर के मिलती हैं, वहीं से कौन सी हमारी कैनाल या नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर, जो कि हमारे इंडिया की सबसे लंबी नहर है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे यहाँ पर जहां पे इनका संगम होता है, वहीं से कौन सी नहर निकल रही है? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर निकल रही है दोस्तों? इंदिरा गांधी, जो कि राजस्थान और गुजरात में जाती है ना, जो इंडिया की सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी नहर या इंदिरा गांधी कैनाल। क्लियर? ये मिलती है दोस्तों हरिके में। हरिके में होता है व्यास और सतलज का संगम। एंड दोस्तों ऋग्वेद में विश्वामित्र से इन्हीं दोनों नदियों का संवाद मेंशन है। किस किस का? सतलज का और व्यास का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमने एक क्षेत्र पढ़ा था भीलवाड़ा, क्योंकि लास्ट नदी जाकर के यानी सतलज जाकर के चेनाब में भीलवाड़ा में मिलती है। तो यानी इसको क्या बोला जाता है? अब इसमें आकर के पांचों नदियां मिल गई। सबसे पहले झेलम चेनाब से मिली एक, दूसरी चेनाब खुद हो गई, तीसरी रावी मिली चेनाब से, एंड चौथी सतलज मिली। लेकिन सतलज में पहले व्यास नदी मिलती है, तो चौथी व्यास हो गई, और पांचवी कौन सी हो गई? सतलज। ये पांचों नदियां आकर के भीलवाड़ा में आकर के मिलती हैं, जहां से इन नदियों को क्या नाम हो जाता है? पंचनद नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि ये 5 नदियों का संगम है।
इसलिए किस नाम से जानी जाती है? पंचनद। ये पंचनद नदी देन फिर ये पांचों नदी एक साथ आगे बढ़ते हुए किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में। और इसी वजह से ये सारी पांचों नदी किसकी हैं? सहायक नदी सिंधु नदी की। क्लियर? भीलवाड़ा में इनको पंचनद बोला जाता है क्योंकि पांचों नदियों का संगम एंड देन फिर ये एक साथ ही बहती हैं आगे तक। क्लियर दोस्तों इतनी बात? और इसी के साथ हमारा सिंधु का रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गंगा नदी की। दोस्तों गंगा नदी तंत्र समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि उसका उद्गम कहां से होता है और वो कहां पे जाकर के कहां से बन के निकलती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट होती है नदियां बद्रीनाथ से। ये देखिए ये है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से निकलती है दोस्तों विष्णु गंगा। लेकिन काफी बार क्वेश्चन में विष्णु गंगा मेंशन नहीं होकर के डायरेक्ट अलकनंदा कह देते हैं कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है। अगर विष्णु गंगा प्रेजेंट है तो दोस्तों आप विष्णु गंगा लगाइएगा। अगर विष्णु गंगा प्रेजेंट नहीं है ऑप्शन में तो अलकनंदा जरूर होगा, तो अलकनंदा आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम से ही अलकनंदा बनती है। ठीक है दोस्तों, तो बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है? विष्णु गंगा या फिर अलकनंदा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी नदी निकली बद्रीनाथ से? विष्णु गंगा। एंड बद्रीनाथ के पूर्व से आ रही है धौली गंगा। धौली गंगा। अब दोस्तों विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिलती हैं एंड मैंने आपको बताया कि जब भी दो नदी आपस में मिलें उसी जगह को क्या बोलते हैं? प्रयाग बोलते हैं। अब विष्णु गंगा धौली गंगा मिल रही है तो उसी प्रयाग को क्या बोल दिया गया? विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिली? विष्णु गंगा और धौली गंगा। एंड दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब दो नदियां आपस में मिले, जो ज्यादा गहरी है वही मुख्य नदी बनेगी और जो कम गहरी है वो उसकी सहायक नदी बनेगी। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि दोनों नदियां समान गहराई की हो जाती हैं लगभग, तो उस केस में जब वे आपस में मिले समान गहराई की नदियां, तब उसका नाम चेंज कर दिया जाता है उसी जगह पर। तो इसी वजह से विष्णु गंगा और धौली गंगा की दोनों की गहराई समान है विष्णु प्रयाग में। इसी वजह से इसका नाम चेंज करके क्या कह दिया जाता है? इसको अलकनंदा। तो यहां से अब विष्णु प्रयाग से कौन सी नदी गई? अलकनंदा। अलकनंदा नदी निकलती है विष्णु प्रयाग से। देन अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, उसके पश्चिम पूर्व से एक और नदी आकर के मिलती है उससे, नंदाकिनी। कौन सी मिलती है दोस्तों? नंदाकिनी। नंदाकिनी। अब ये नंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा से मिलती है, लेकिन अलकनंदा ज्यादा गहरी है तो अलकनंदा मुख्य नदी हो जाएगी और नंदाकिनी इसकी सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और नंदाकिनी और अलकनंदा जहां मिलती हैं आप जानते हैं उसको हम प्रयाग बोलेंगे, लेकिन आपस में मिल रही है कौन कौन सी? अलकनंदा और नंदाकिनी, तो उसी को क्या बोल दिया गया? नंद प्रयाग। ठीक है, सबसे पहले विष्णु प्रयाग, देन फिर नंद प्रयाग। क्लियर? देन फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है। अलकनंदा में अगेन पूर्व से आकर के एक पिंडेर गंगा मिलती है आकर। ठीक है, जहां पे मिलती है उसको प्रयाग बोलेंगे और उसको कौन सा नाम दे दिया गया? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग नाम दे दिया गया। एंड कर्ण प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिल रही है? अलकनंदा और पिंडेर गंगा। क्लियर? देन फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है। फिर दोस्तों आ जाता है केदारनाथ पिक्चर में। केदारनाथ। केदारनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मंदाकिनी नदी के। बद्रीनाथ विष्णु गंगा या फिर अलकनंदा। ठीक है, तो केदारनाथ किस नदी के उस तट पे? मंदाकिनी। फिर केदारनाथ से मंदाकिनी निकल के आती है, मंदाकिनी आकर के अलकनंदा से मिलती है और जहां पे मिलती है उस प्रयाग को बोला जाता है रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग बोला जाता है दोस्तों? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग पे आकर के मिलती है मंदाकिनी और अलकनंदा। अब अगेन अलकनंदा की गहराई ज्यादा है, मंदाकिनी की कम है, तो अलकनंदा मुख्य रिवर का काम करेगी और मंदाकिनी उसकी सहायक नदी बनेगी। देन फिर अलकनंदा आगे जाकर के बढ़ती है। फिर आती है दोस्तों गंगोत्री। गंगोत्री।
गंगोत्री से दोस्तों 19 किलोमीटर दूर, गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर गौमुख है। गौमुख, गौमुख से निकल रही है दोस्तों भागीरथी। कौन सी नदी निकल रही है? भागीरथी। क्लियर? अगर कभी ऑप्शन क्वेश्चन आए कि भागीरथी कहां से निकल रही है, भागीरथी का उद्गम स्थान क्या है, ऑप्शन में गंगोत्री भी प्रेजेंट है, गौमुख भी है और दो अलग ऑप्शन भी हैं, तो दोस्तों आप गौमुख लगाइएगा। अगर गौमुख प्रेजेंट नहीं है तैन आप गंगोत्री पे जा सकते हैं, क्योंकि गंगोत्री से नहीं निकलती भागीरथी। गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर गौमुख है, वहां से निकलती है भागीरथी रिवर। क्लियर? तो गौमुख से कौन सी निकल रही है नदी? भागीरथी। देन भागीरथी गौमुख से निकलकर आती है एंड अलकनंदा से आकर मिल जाती है। अलकनंदा से मिलती है, उसी को ही कौन सा प्रयाग बोलेंगे हम? देवप्रयाग। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जाएगा? देवप्रयाग। एंड देवप्रयाग में आकर अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों की गहराई सेम हो जाती है, तो अब हमें रूल के अकॉर्डिंग नाम चेंज करना पड़ेगा। एंड देन जो चेंज नाम है वो क्या है? वही है दोस्तों गंगा नदी। तो यानी गंगा नदी कहां से निकलती है? हमारी देवप्रयाग से। किस किस नदी के संगम से? भागीरथी और अलकनंदा के संगम से। क्लियर दोस्तों? देन फिर गंगोत्री के पश्चिम में क्या है? यमुनोत्री है। यमुनोत्री है। एंड यमुनोत्री से कौन सी नदी का उद्गम है दोस्तों? यमुना का। ठीक है दोस्तों, किसका उद्गम है? यमुना का। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलकर उत्तराखंड से हरियाणा होते हुए, हरियाणा में एक यमुना नगर है, इसी नदी के तट पर है। देन हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से उत्तर प्रदेश, एंड उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। एंड दोस्तों यमुना रिवर ही गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या है यमुना? गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्लियर? अब दोस्तों हमने गंगा नदी का उद्गम पढ़ लिया। अब इसका ये देखते हैं गंगा नदी यहां से निकलने के बाद जाती किस किस स्टेट में या राज्य में है और कहां पे जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। देखिए दोस्तों, यमुना नदी देवप्रयाग, गंगा नदी देवप्रयाग से निकली, यमुना नदी यमुनोत्री से निकली, देन गंगा नदी उत्तर प्रदेश में आकर बिहार होते हुए देन बंगाल, बंगाल में मैंने बताया था इसको, ये दो नदियों में बट जाती है। एक आगे नाम से भगीरथी नाम से जाती है या गंगा नाम से भी जाती है, एंड दूसरी नदी दोस्तों हुगली रिवर बन के जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। एंड देन जो गंगा जो निकली थी दूसरी, वो आगे बढ़ती है बांग्लादेश। देन बांग्लादेश में दोस्तों गंगा नदी का नाम चेंज करके क्या हो जाता है? पद्मा नाम से बहती है। देन पद्मा नदी किससे मिलती है? जमुना। दोस्तों ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र यानी पद्मा जो कि गंगा है, जमुना यानी ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। एंड देन ये इन दोनों का संयुक्त रूप मेघना नाम कहलाती है, मेघना नाम से कहलाती है ये नदी। देन फिर मेघना जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जो कि वहां पे कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, एंड सुंदरबन डेल्टा में ही मैंग्रोव फॉरेस्ट है, यानी मैंग्रोव वनों का जंगल है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट का जंगल भी कौन सा है? सुंदरबन सी है। क्लियर? मैंग्रोव वन वो होते हैं दोस्तों जो खारे पानी में भी उग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सुंदरबन में क्या क्या है? एक तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और दूसरा मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा जंगल है। क्लियर? अब हम बात करते हैं गंगा नदी के सहायक नदियों की। अभी मैंने बताया यमुनोत्री से यमुना निकल के प्रयागराज में आकर के गंगा से मिल जाती है, लेकिन इसके मिलने से पहले दोस्तों यमुना की खुद अलग अलग सहायक नदियां हैं, वो आकर के मिलती हैं, तो उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब यमुना में आप जानते हैं कि यहां से कौन से पर्वत श्रृंखला है? ये है दोस्तों विंध्याचल पर्वत। ये कौन सा पर्वत है दोस्तों? यहाँ पर विंध्याचल पर्वत। एंड राजस्थान की अगर बात करें तो कौन से पर्वत है? अरावली, जो कि विश्व के सबसे पुराने ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, है ना? कौन से हैं? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। एंड अगर विंध्याचल पर्वत की बात करें,
वो कौन से माउंटेन्स है? वे हैं ब्लॉक माउंटेन्स, यानी भ्रंशोत्तर पर्वत है ना। एंड विंध्याचल में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है विंध्याचल पर्वत की? वो है अमरकंटक की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियां। इनको अभी हम ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहां से भी 3 नदियां निकलती है, जैसे मानसरोवर झील से 3 नदियां निकल रही थी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। सेम ऐसे दोस्तों अरावली हिल से भी 3 नदियां निकलती है, लूनी, साबरमती और बनास। ठीक है, सेम ऐसे ही अमरकंटक से भी 3 नदियां निकलती हैं, सोन, यमुना और महानदी। हालांकि महानदी उसके थोड़ा नीचे जो पहाड़ियां वहां से निकलती हैं, बट मानी जाती है कि महानदी यहां से भी उद्गम है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम अरावली वाली नदियां डिस्कस कर लेते हैं। लूनी नदी दोस्तों एकमात्र ऐसी नदी है जो कि रण के कच्छ में जाकर के विलुप्त हो जाती है, यानी कि ये नदी समुद्र में जाके नहीं गिरती, ये मैदान क्षेत्र में ही आकर के विलुप्त हो जाती है। कौन से क्षेत्र में आके विलुप्त होती है? ये होती है रण के कच्छ में, रण ऑफ कच्छ। ये है दोस्तों रण ऑफ कच्छ। ठीक है, इसके नीचे की बात करें तो ये है रण ऑफ खंबत। रण ऑफ कच्छ के साथ ही ये जो वाटर बॉडी है, ठीक है, ये क्या है? ये है गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है दोस्तों, एंड रन ऑफ खंबत के नीचे जो वाटर बॉडी है ये है रन ऑफ गल्फ ऑफ खंबत, यानी खंबत की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, लूनी नदी रण के कच्छ, अरावली से निकलकर रण के कच्छ में जाकर के विलुप्त हो जाती है। साबरमती बिल्कुल दक्षिण से निकल के अरावली हिल्स के दक्षिण से निकल के डायरेक्ट कहां पे गिरती है? खंबत की खाड़ी में, जो अगेन किससे जाकर के मिल रही है? अरब सागर से। देन एक और नदी निकलती है इसके पूरब से, वो है दोस्तों बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास। बनास नदी। बनास नदी किस नदी से मिलती है? चंबल से। चंबल दोस्तों विंध्याचल मध्य प्रदेश से निकल करके यमुना से मिलती है आकर। ठीक है, चंबल नदी में कौन कौन सी नदी मिल रही है? बनास मिल रही है, फिर छोटी सी एक नदी यहां से मिलती है काली सिंध, और तीसरी निकलती है पर्वती, जो कि अगेन विंध्याचल पर्वत से ही निकल रही है। तो चंबल की कौन कौन सी सहायक नदी हो गई? बनास, काली सिंध और पार्वती। ठीक है, ये 3 हो गई सहायक नदियां। अब चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल है यमुना की सहायक नदी। क्लियर? एंड देन जब चंबल मिल जाती है यमुना में, फिर 3 नदियां और मिलती हैं यमुना में आके। पहले मिलती है सिंध, दूसरी मिलती है बेटवा, तीसरी मिलती है केन। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप ध्यान रखिएगा कि चंबल नदी में कौन कौन सी मिल रही है? बनास, जो कि अरावली से निकल रही है। ठीक है, दूसरी आकर के मिलती है काली सिंध, एंड तीसरी आकर के कौन सी मिल रही है? पार्वती। ठीक है दोस्तों, ये तीनों नदियां किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और चंबल की किसकी सहायक नदी है? यमुना। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा। तो यानी ये सारी नदियां किसकी सहायक नदी हो गई? गंगा की। क्लियर? नेक्स्ट कौन कौन सी आकर के मिल रही है यमुना में? यमुना में आ रही है सिंध, सिंध आकर के मिल रही है। दूसरी मिल रही है बेटवा। दोस्तों साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलिए, वरना कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। सिंध, बेटवा, और लास्ट में कौन सी आकर के मिल रही है? केन। ये चारों नदी आकर के किसमें मिल रही हैं? यमुना में। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट बात करें गंगा। गंगा में दोस्तों एक नदी और आकर मिलती है सोन नदी। ये भी अमरकंटक से निकल रही है, एंड गंगा पटना बिहार में आकर के मिल रही है गंगा से। कौन सी नदी दोस्तों? सोन नदी। सोन नदी के बारे में लिख लेंगे, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है एंड पटना बिहार में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है सोन नदी। एंड दोस्तों सोन नदी के द्वारा जो बालू लाया जाता है ना, उसी पे बिहार का बालू उद्योग चल रहा है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। किस नदी की वजह से? सोन नदी की वजह से। क्लियर? तो ये सारी की सारी नदियां जितनी मैंने आपको बताई है, ये सारी गंगा की दाएं तरफ की सहायक नदी है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि इनमें से कौन सी नदी गंगा की दाएं तरफ की सहायक नदी है, या इनमें से कौन सी दाएं तरफ की सहायक नदी
नहीं है। ठीक है, तो ये दाएं तरफ की सहायक नदी है जितनी भी मैंने आपको अभी बताई। अब इसकी बाएं ओर की सहायक नदियां और देख लेते हैं गंगा की। ठीक है दोस्तों, ये आ गई दोस्तों गंगा, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश होते हुए सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर गई। अब दोस्तों इसकी बाएं तरफ की नदियां देख लेते हैं। सबसे पहली नदी है दोस्तों गोमती। गोमती दोस्तों एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो मैदान से निकलती है। गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो मैदान से निकलती है, कौन सी नदी है वो? गोमती। इसको आप लिख लीजिएगा कि गोमती रिवर एकमात्र मैदान से निकलने वाली सहायक नदी है गंगा की, जो कि कहां से निकलती है? ये दोस्तों गोमत्ताल से निकलती है। किससे निकलती है? गोमत्ताल, जिसको आप फूलर झील भी बोलते हैं। ठीक है, गोमत्ताल या फूलर झील, किसका कौन सी नदी निकल रही है? गोमती, एकमात्र मैदान से निकलने वाली नदी, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे आकर के किससे मिल जाती है? गंगा नदी से। दूसरी नदी है दोस्तों घाघरा नदी। दूसरी है दोस्तों कौन सी? घाघरा। अब ये घाघरा की बात करूं दोस्तों, घाघरा नदी है निकलती नहीं है, वो दो नदियों के संगम से बनती है। दूसरी कौन सी है? घाघरा, घाघरा नदी। घाघरा नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है? एक तो है दोस्तों काली गंगा, काली गंगा, और दूसरी है दोस्तों त्रिशूली रिवर, त्रिशूली रिवर। ठीक है, इन दोनों के संगम से बनती है घाघरा। अब दोस्तों अगर बात करें काली गंगा की, ये दोस्तों उत्तराखंड से ही निकलती है, लेकिन ये नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे बहती है, यानी इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तभी इसमें से नेपाल में से आकर के त्रिशूली रिवर मिलती है, और जहां पे ये दोनों रिवर मिलती हैं ये दोनों की गहराई सेम होती है, इसी वजह से वहां से कौन सी नदी निकलती है? घाघरा नदी। ठीक है, तो कभी आ जाए क्वेश्चन की इंटरनेशनल बाउंड्री यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो वो है काली नदी या काली गंगा, या इसको शारदा भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, काली गंगा को ही क्या बोला जाता है? शारदा। इसके तीन नाम है, काली नदी, काली गंगा या फिर शारदा। और दूसरी कौन सी आकर के मिलती है? त्रिशूली, ये नेपाल से होते हुए उत्तर प्रदेश में आती है। एंड दोनों जो नदी जहां मिलती हैं कौन कौन सी? काली गंगा, शारदा या फिर त्रिशूली रिवर। ये दोनों नदी जहां मिलती है वहीं से कौन सी नदी निकल रही है? घाघरा नदी। और घाघरा नदी का दूसरा नाम दोस्तों सरयू नदी भी है। ये कौन सी नदी है? सरयू नदी, सरयू रिवर भी यही है। ठीक है, और ये घाघरा कहां पे आकर के मिलती है गंगा से? बिहार में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलने बाद नेक्स्ट है दोस्तों गंडक, गंडक रिवर। अब ये गंडक नदी कहां से निकलती है? देखो दोस्तों, नेपाल में एक ग्लेशियर है यानी हिमानी है। आप जानते हो ग्लेशियर हिमानी किसको बोलते हैं? जो कि बर्फ की फॉर्म में आप प्रेजेंट है, मतलब जमे हुए हैं वाटर बॉडीज, है ना। वो बर्फ पिघलती है तभी वहां से क्या निकलती है? हमारी नदियां निकलती हैं। क्लियर? तो ये नेपाल ग्लेशियर या नेपाल हिमानी के पिघलने से गंडक नदी निकलती है, और नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए बिहार में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट बात करें कोसी रिवर। कोसी रिवर भी दोस्तों हिमालय से ही निकलती है, यानी तिब्बत चाइना वाले पार्ट हिमालय से निकलती है, एंड नेपाल होते हुए बिहार में प्रवेश करती है कोसी रिवर, कोसी। ठीक है दोस्तों, जब भी कोसी रिवर में बाढ़ आती है ना, तो बिहार में बहुत ज्यादा तबाही मचाती है कोसी रिवर की बाढ़। तो इसी वजह से कोसी रिवर को बिहार का शोक कहा जाता है, या सोर ऑफ बिहार। ठीक है, तो कोसी रिवर क्या है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी रिवर को। क्लियर हुई इतनी बात? बिहार का शोक कौन है? कोसी रिवर। अब कोसी रिवर भी कहां पे आकर के मिल रही है? बिहार में आकर के गंगा से मिल जाती है। क्लियर? तो ये दोस्तों ये जितनी भी मैंने आपको बताई है, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ये गंगा की बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। क्लियर हुई बात?
नेक्स्ट बंगाल में आकर के गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक का नाम भगीरथी नाम से जाना जाता है, या गंगा इसको कंटिन्यू रखती है, और दूसरी हुगली रिवर। दोस्तों हुगली रिवर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर आकर के मिलती है झारखंड। आप जानते हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ में के बॉर्डर पे कौन सा प्लेटियो है, पठार है, छोटा नागपुर पठार है ना, छोटा नागपुर पठार। दोस्तों छोटा नागपुर पठार से दो इंपॉर्टेंट नदियां निकलती है, पहली है दामोदर, दूसरी है स्वर्णरेखा। दोस्तों छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड वाले साइड से दो नदी निकलती है, एक तो स्वर्णरेखा जो डायरेक्ट आकर के कहां मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण रेखा डायरेक्ट आकर के कहां मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। और दूसरी नदी कौन सी निकलती है, दामोदर। कौन सी निकलती है दोस्तों, दामोदर। अब ये दामोदर रिवर है, ये छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलकर बंगाल होते हुए हुगली रिवर में आकर के मिल जाती है, एंड देन हुगली रिवर अगेन सुंदरबन डेल्टा में, मतलब बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। अब दोस्तों ये जो दामोदर नदी है, इसमें जब बाढ़ आती है तो उसमें बंगाल में तबाही बहुत मचाती है। यानी दामोदर नदी में जब भी बाढ़ आती है तो वो कहाँ पे तबाही मचाती है, बंगाल में। इसी वजह से दामोदर रिवर को क्या बोला जाता है, दामोदर को दोस्तों बंगाल का शोक या बंगाल का अभिशाप भी बोला जाता है। बंगाल का अभिशाप किस रिवर को बोला जाता है, दामोदर। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बांग्लादेश। बांग्लादेश में घुसते ही गंगा का नाम क्या हो जाता है, पद्मा। क्या हो जाता है दोस्तों, पद्मा नाम से गंगा नदी जानी जाती है। देन इसमें जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र आकर के मिल जाती है। फिर वे दोनों क्या कहलाती हैं, मेघना कहलाती हैं, और मेघना सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती हैं। क्लियर। तो ये दोस्तों पूरा सिस्टम किसका हो गया, ये सारा हो गया गंगा नदी का। ये गंगा नदी तंत्र हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर। दोस्तों ब्रह्मपुत्र अगेन कहां से निकलती है, मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील मैंने आपको बताया, मानसरोवर झील से एक तो कौन सी जा रही थी, सिंधु नदी जा रही थी। एंड मानसरोवर झील के पास ही एक राक्षस ताल है, या इसको राकस ताल भी बोला जाता है। राक्षस ताल से कौन सी नदी निकल रही है, राक्षस ताल से निकल रही है दोस्तों सतलज। ठीक है, मानसरोवर झील के निकट ही स्थित है राक्षस ताल। ठीक है, इधर की साइड राक्षस ताल है, एंड देन ये यहाँ से मानसरोवर झील है। क्लियर। तो राक्षस ताल, मानसरोवर झील, सतलज निकल रही है। मानसरोवर झील के उत्तर से सिंधु नदी निकल रही है, और मानसरोवर झील के पूरब से ब्रह्मपुत्र निकल रही है। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से निकल रही है। तो ब्रह्मपुत्र के दोस्तों काफी सारे नाम हैं, आप लिखते हुए चलिए इसको। यरलुंग, यरलुंग जैंगबो, जैंगबो। ठीक है, जैंगबो चीन में बोला जाता है। ठीक है, देन इसको सांपू या सांगपो, सांगपू तिब्बत में बोला जाता है। तिब्बत के लोग ब्रह्मपुत्र को सांगपू बोलते हैं, और चाइना के यरलुंग जैंगबो। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, ये तिब्बत चाइना होते हुए कहां पे आ रही है, ये आकर के अरुणाचल प्रदेश में घुसती है रिवर। तो ये अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। दिहांग, दिहांग नाम से कहां पे जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश से होकर के असम में जाती है, देन असम से सीधा बांग्लादेश में। तो असम में आते ही दोस्तों इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र कहां पे बोला जाता है इसको, असम में। क्लियर। देन असम से ये कहां पे जा रही है, बांग्लादेश में जा रही है,
और बांग्लादेश में जाते इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। जमुना जाते कहां पे जाता है इसका? बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे किसके नाम हो गए? ब्रह्मपुत्र नदी के हो गए। क्लियर? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा और भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। क्लियर? अब देखते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र की इसकी हम कुछ सहायक नदियां देख लेते हैं। ये देखिए मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र चली, देन अरुणाचल प्रदेश में एंटर हुई, असम हुई, देन बांग्लादेश। अब दोस्तों इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं सहायक नदियां देख लेते हैं। दोस्तों जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है ब्रह्मपुत्र, इसमें आकर के दिबांग नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? दिबांग। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का नाम दिहांग है और इसमें अरुणाचल प्रदेश में घुसते क्या बोला जाता है? दिबांग। ठीक है, दिबांग नदी आकर के मिलती है। दूसरी जो नदी मिलती है दोस्तों वो मिलती है लोहित। कौन सी मिलती है? लोहित। दोस्तों इसका पानी लाल दिखता है तो इसलिए इसे खूनी नदी भी बोला जाता है। कौन सी नदी बोला जाता है? खूनी नदी। किस नदी को? लोहित नदी को। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। क्लियर? देन दोस्तों इसमें आकर के मिलती है एक अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में आकर के मिलती है, वो है कामेंग रिवर। कामेंग। कामेंग रिवर अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में आकर के मिलती है ब्रह्मपुत्र। तो ये भी एक इसकी सहायक नदी हो गई। दोस्तों भूटान के रास्ते आते हुए, तिब्बत से भूटान के रास्ते आते हुए असम में आकर के एक नदी मिलती है, इसका नाम है मानस। तो ये मानस भी क्या हो गई? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है दोस्तों तीस्ता। तीस्ता नदी, ये तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है। ठीक है दोस्तों, तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, देन फिर बंगाल, देन फिर बांग्लादेश होते हुए आकर के बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। कौन सी नदी? तीस्ता। तो तीस्ता भी क्या हो गई? ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी हो गई। क्लियर दोस्तों इतनी बात? तो कौन कौन सी नदी हो गई? तीस्ता नदी, मानस नदी, कामेंग नदी, दिबांग नदी, लोहित नदी, ये हो गई हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। अब इसकी और सहायक नदी है एक दोस्तों मेघालय से निकल के असम में आकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है, उस नदी का नाम है कपिली नदी। ठीक है दोस्तों, क्या है? कपिली नदी। मेघालय से असम में, यानी ये ऊपर की ओर बह रही है थोड़ी। ठीक है, और एक और नदी है दोस्तों बराक नदी, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल बनने के काफी सारे ज्यादा चांसेस हैं। कौन सी नदी है दोस्तों? बराक। ये कहां से निकलती है? ये निकलती है दोस्तों मानी हिल्स से, यानी मानी की पहाड़ियों से। अब मानी की पहाड़ियां कहां पे है? मणिपुर में है। ठीक है दोस्तों, मणिपुर। तो ये मणिपुर से मानी की पहाड़ियों से बराक नदी निकलती है, देन फिर मिजोरम, त्रिपुरा होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, एंड बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जब पद्मा यानी कि गंगा और जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाती है, फिर आकर के मिलती है, यानी दोनों के संगम होने के बाद, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम होने के बाद जो नदी आकर के मिलती है वो कौन सी है? बराक नदी। जो कहां से निकल रही है? वो निकल रही है दोस्तों मानी हिल से, मानी की पहाड़ियों से, मणिपुर से। ठीक है दोस्तों, मणिपुर से। ठीक है, मणिपुर से आकर के निकल रही हैं। क्लियर? कौन सी नदी दोस्तों? बराक नदी। किन दोनों का संगम से मिल रही है जाकर के? मेघना से, क्योंकि पद्मा यानी गंगा, जमुना यानी ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाती हैं, जो आगे नदी निकलती है तभी उसमें आकर के एक नदी मिलती है मेघना। तो तब से वे दोनों नदी किस नाम से कहलाती है? मेघना नाम से कहलाती है। एंड देन मेघना में जाकर के कौन सी नदी मिल रही है? बराक नदी, जो कहां से निकल रही है? मानी हिल से निकलती है, मणिपुर से। ठीक है, तो मणिपुर से आकर के निकल रही है बराक नदी, जो मेघना में जाकर के मिलती है, एंड देन फिर मेघना सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। क्लियर दोस्तों इतनी बात? और इसी के साथ दोस्तों हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी कंप्लीट। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैंने आपको सभी बता दिया है कि सिंधु नदी
सबसे पहले क्या लिखा होगा, उसका उद्गम लिखा होगा, दूसरा उसका मुहाना लिखा होगा, या वो नदी लिखी होगी जिस नदी में जाकर के वो मिल रही है। जैसे सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल रही है और जाकर अरब सागर में मिल रही है, ठीक है, ये इसका मुहाना हो गया। झेलम नदी किससे, बेरीनाग जम्मू कश्मीर से निकलती है और कहाँ पे जाकर के मिलती है, चेनाब नदी पाकिस्तान में जाकर के मिलती है। सेम ऐसे ही चेनाब नदी कहाँ से निकल रही है, K12 लाला पास से निकलती है, किन दोनों के नदी के संगम से, चंद्रा और भागा से, चंद्रभागा नाम से जानी जाती है, एंड देन फिर पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सभी मैंने आपको अभी पढ़ा चुका है। सेम दोस्तों ये भी व्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है हिमाचल प्रदेश, देन सतलज नदी से हरिके में जाकर के मिलती है, और जहां पे मिलती है वहीं से हमारा इंदिरा गांधी कैनल निकल रहा है जो कि सबसे लंबी नहर है इंडिया की। नेक्स्ट दोस्तों ये सब आपने को मैंने पढ़ा चुका है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों ये भी मैंने आपको बता दूंगा कि बेटवा को बेत्रवती भी बोला जाता है, और कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के रायसीन विंध्याचल से निकलती है एंड यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है, क्योंकि यमुना नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, जो कि अगेन यमुना कहाँ जाके मिल रही है, गंगा, तो यानी गंगा की भी ये सहायक नदियां हैं। क्लियर दोस्तों, आपको मैंने यहाँ तक पढ़ाया है क्योंकि नर्मदा और तापी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का पार्ट है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। इसमें हमने सिर्फ हिमालयन अपवाह तंत्र किया है। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों कि गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है, एंड ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है, एंड जहाँ पे ये मिलती है वहां पे क्या कहलाती है, मेघना के नाम से कहलाती है, और सुंदरबन जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनों का जंगल है। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु संधि समझौता हुआ था 1960 में। ठीक है, उसके अनुसार इंडिया सिर्फ 20% जल का यूज करेगा सिंधु नदी के। हालांकि दो बातें हुई थी उसमें, पहला यह है कि सिंधु नदी का 20% जल भारत यूज करेगा और बाकी 80% पाकिस्तान के लिए छोड़ देगा। और दूसरी बात यह थी कि सिंधु, झेलम और चिनाब इन 3 नदियों का यूज पाकिस्तान करेगा और बाकी की 3 नदियों का यूज भारत करेगा। तो बाकी की 3 कौन सी बची, रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों का यूज भारत करेगा। ठीक है दोस्तों, ये समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान में सिंधु जल समझौते में। क्लियर दोस्तों। एंड दोस्तों एक और मेन चीज कि जहां पे ब्रह्मपुत्रा असम में घुसती है तो वहीं पर ही विश्व का सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है। इसको आप लिख लीजिएगा कि जहां पे ये ब्रह्मपुत्रा नदी असम में जाती है, वहीं पर ही क्या करती है, विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण, नदी द्वीप यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड का, जिसका नाम है दोस्तों माजुली द्वीप। माजुली द्वीप। ठीक है, तो माजुली द्वीप का निर्माण कौन करती है, ब्रह्मपुत्र नदी। कहां पे करती है, असम में। ठीक है दोस्तों, असम में क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है जो कि इंडिया में है। एंड दोस्तों इसी द्वीप को यूनेस्को ने अपनी अस्थायी सूची की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया है। ठीक है, किसको, माजुली द्वीप को, क्योंकि ये बहुत सुंदर भी है और विश्व का सबसे बड़ा भी है। कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा असम में बनाया जाता है। क्लियर। चलिए दोस्तों, ये और मुख्य बातें हो गई। तो आज हमने डिस्कस किया हिमालय अपवाह तंत्र यानी हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र यानी पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें हमारी बाकी की नदियां आएंगी। क्लियर दोस्तों। अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टिल दैट, थैंक यू।